नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन चूंकि किसी आवाज़ ना आने की वजह से मुझे वीडियो दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिल्ली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। इससे पहले मैंने डार्विन का अवतरण सिद्धांत बताया था, आप लोग उसको देख लीजिएगा। दोनों में अंतर क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि परीक्षा में इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे। वन लाइनर प्रश्न में तो यही आता है कि आखिर हिमनद नियंत्रण सिद्धांत किसका है, तो वो सिद्धांत है किसका, दिल्ली का है। और एक अवतरण के ऊपर भी आ जाता है तो वो डार्विन का है। तो दिल्ली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है जिन्होंने उन्होंने 1915 में दिया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, दिल्लीज ग्लेशिएशन कंट्रोल थ्योरी है। तो याद रखिए, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी किसकी है, तो दिल्ली की है। तो मतलब दिल्ली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। अब इन्होंने अंतर क्या है दिल्ली और डार्विन में, मेन अंतर में देखने को क्या मिलता है, तो दिल्ली और डार्विन में अंतर क्या मिलेगा वो हम समझेंगे। दरअसल मैं बता दूं कि दिल्ली ने बताया कि समुद्र तल जो होता है वो नीचे खिसकता है, और जो डार्विन ने बताया उन्होंने समुद्र तल को स्थिर माना और भूखंड को ऊपर नीचे किया। मतलब भूखंड को क्या, भूखंड के धसाव पर आधारित था। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही है कि डार्विन ने जो है भूखंड के धसाव को बताया और सी लेवल को सेम रखा था, जबकि दिल्ली ने क्या किया, समुद्र तल को नीचे किया। तो आखिर दोनों में अंतर जो मैंने बताया, लेकिन आखिर अंतर कैसे है उसको हम समझते हैं। आखिर समुद्र तल को कैसे नीचे गिरा दे रहे हैं उसको हम समझेंगे। दरअसल बताएं तो प्लीस्टोसीन युग में जब हम देखते हैं तो प्लीस्टोसीन युग में हमें देखने को मिलता है कि हिमयुग का जब दौर चल रहा था, हिमयुग के दौर में क्या बताया गया कि जो पूरी बर्फ़ थी, मतलब कि जो समंदर था वो बर्फ़ में तब्दील हो गया, बर्फ़ हो गया। अर्थात ये दौर चल रहा था हिमयुग का, जब समुंदर का जब बर्फ़ जम गई तो समुंदर का तल जो हो गया वो नीचे चला गया। कितना चला गया, 30 से 38 फैदोमीटर। जो आप जान रहे हैं समुद्र की गहराई, फैदम का मतलब मानक में जो तौर पे हम देखेंगे तो 1.8 मीटर होता है एक फैदम बराबर। तो 30 से 38 फैदम जो है वो समुद्र का तल नीचे चला गया। समझिएगा ध्यान से, तभी समझ में आएगा। समुद्र का तल नीचे चला गया। नॉर्मल जब देख रहे हैं ना, तो समुद्र का तल जब नीचे चला गया 30 से 38 फैदम तक, तो समुद्र के तल के नीचे जाने के साथ में जो ऐसा तो ही नहीं कि अचानक में एक ही दिन में घट गया, धीरे धीरे समुद्र का तल नीचे गया होगा। तो समुद्र का तल जब नीचे जा रहा था तो उसकी लहरों ने क्या किया, आसपास के क्षेत्रों में कटाव किया। आसपास के क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कटाव किया और एक क्लिफ के जैसा बन गया। देखिए यहाँ इस फिगर के जरिए देखिए, ये जो लाइन दिख रही है सी लेवल दिखा रहा है। देखिए सी लेवल यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन सी लेवल जो घट के यहाँ पर आ गया 30 से 38 फैदम नीचे। उसी तरीके से इसमें भी देखिए, और उसके बाद में फिर क्या होगा, सी लेवल फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बाद में सी लेवल फिर ऊपर। तो 30 से 38 फैदम तक जब समुद्र का तल जब नीचे चला गया, समुद्र का तल जब 30 से 38 फैदम नीचे चला गया, तो उसने क्या किया, समुद्र की लहरों ने क्या किया था, आसपास के, मतलब ये कोई चट्टान है, द्वीप है, इसके आसपास के क्षेत्रों में उसने कटाव किया और कटाव करके क्या किया, एक क्लिफ के जैसे बना दिया, क्लिफ के जैसे। और जब क्लिफ बनाया तो ये वाला हिस्सा जब कट करके समुद्र के लेवल के बराबर यहाँ पर एक चबूतरे के जैसी आकृति बन गई। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की आकृति बन गई, चबूतरा बन गया यहाँ पर। ये देखिए जो चबूतरा बन गया यहाँ पर, देखिए दोनों साइड में दिख रहा है, ये सी लेवल के बराबर था, सी लेवल के मतलब हल्का सा नीचे यहाँ पर चबूतरा बन गया। अब यहीं पर दिल्ली ने बताया कि जब इन चबूतरों के सहारे पर ही क्या हुआ, यहीं पर क्या होती, प्रवाल भित्ति जो होती है वो पनपती है इन्हीं चबूतरों के सहारे। तो ये जो चबूतरा था, इसी पे देखेंगे तो इसी तट के सहारे क्या हुई, प्रवाल भित्ति जो थी वो पनपती है। और पनपती तब है जब सी लेवल, जब हिमयुग का दौर खत्म होता है, हिमयुग का अंत होता है, सी लेवल फिर ऊपर चला जाता है। और जो प्लेटफॉर्म जो दिख रहे हैं, इन्हीं प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो कोरल रीफ को बनने के लिए कह सकते हैं एक अनुकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है। और इन्हीं प्लेटफॉर्म के सहारे, अर्थात चबूतरे के सहारे ही जो कोरल होती है वो धीरे धीरे इसी के सहारे पनपने लगती है। जो कोरल रीफ तट के सहारे थी, इनको बोला गया तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति। और जो कोरल रीफ तट से थोड़ी दूरी पर थी, मान लीजिए यहाँ पर थी, कोई दूरी पर थी, उनको बोल दिया, यहाँ पर कुछ इस तरीके की आकृति बन गई, कुछ दूरी पर थी, उनको बोल दिया गया बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति। क्या बोला गया, अवरोधक प्रवाल भित्ति बोला गया। पहले जो तट के सहारे थी उसको बोला गया तटीय प्रवाल भित्ति, और जो तट के दूरी पर थी वो थी अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति और जो मेन वो भूखंड है उसके बीच का जो क्षेत्र कहलाया उसको बोला गया लैगून। उसको क्या बोल दिया गया, लैगून बोल दिया गया। तो ये देखिए बीच में लैगून है, इधर अवरोधक प्रवाल भित्ति, और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है कोई भूखंड है।
तो सी लेवल जब बढ़ा तो इसी की चबूतरे अर्थात इसी प्लेटफॉर्म के सहारे हम जब देखेंगे तो यहाँ पर प्रवाल भित्ति जो होती हैं वो पनपती हैं, और इन्हीं प्लेटफॉर्म के सहारे जब प्रवाल भित्ति पनपती हैं तो जो तट के सहारे थी उनको तटीय और जो तट से दूर थी उनको बोला गया अवरोधक प्रवाल भित्ति। लेकिन दो तो प्रवाल भित्ति पता चल गई, लेकिन अब आगे चल करके जब हम देखेंगे तो परवलयाकार प्रवाल भित्ति आखिर कैसे दिखती हैं, वो कैसे बनती हैं, उनको हम देखेंगे। अब इसमें समझें, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भूखंड था, इसको कटाव हो रहा था, आसपास प्लेटफॉर्म बने, लेकिन मान लीजिए जैसे कोई भूखंड, कोई छोटा ही भूखंड रहा हो, मान लीजिए इतना कोई भूखंड रहा हो, और जब यहाँ पर लहरें कटाव कर रही थी, पहले सी लेवल कुछ यहाँ से रहा होगा, लेकिन आगे चल करके सी लेवल यहाँ चला गया, तो जो ये वाली 30 से 38 फैदम डिग्री तक नीचे, मतलब 30 से 38 फैदम नीचे चला गया। तो जो ये नीचे जा रहा था, जब यहाँ पर लहरों ने कटाव किया, मान लीजिए द्वीप कोई छोटा था तो पूरे द्वीप का ही कटाव कर दिया। क्या क्या? पूरे द्वीप का कटाव कर दिया, और ये द्वीप अब बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है। मान लीजिए कुछ ये इस तरीके से हो गया, द्वीप का कटाव कर दिया, समुद्र का तल जब नीचे चला गया तो समुद्र के तल के नीचे जाने की वजह से क्या हुआ, ये एक बिल्कुल प्लेन चबूतरे के जैसा बन गया। लेकिन जब हिमयुग का दौर खत्म हुआ, तो हिमयुग का दौर जब खत्म हुआ तो सी लेवल जो था वो फिर यहाँ तक आ गया, और चबूतरा तो नीचे ही था। अब यहीं पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो कि यहाँ पर प्रवाल भित्ति पनप जाए, और बीच का जो क्षेत्र वो लैगून जैसा बन गया, तो इसको बोला गया लैगून। और यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से, बाकी यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रवाल भित्ति बन गई, यहाँ पर पूरे में प्रवाल भित्ति बन गई, और बीच में क्या हो, कुछ इस तरीके से ये बन गया लैगून। ये वाला हिस्सा, मतलब कि जब लहरों के कटाव की वजह से जब पूरा का पूरा द्वीप कट जाए, और द्वीप के कटने के बाद में जब हिमयुग का दौर खत्म हो, हिमयुग के दौर के बाद में जब सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जब प्रवाल भित्ति दोबारा पनपेंगी, तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो एक लैगून के जैसे दिखेगा, और आसपास में एक वलयाकार परवलयाकार दिखेगा, और इधर उधर एटॉल भी दिखेंगे, तो उनको बोला गया परवलयाकार प्रवाल भित्ति। तो तीनों प्रवाल भित्ति आपको समझ में आई। जब तट के सहारे बनी तो उसको बोला गया तटीय, तट के थोड़ी दूर पर थी उसको बोला गया बैरियर रीफ, और जो पूरे द्वीप जब कट गया, द्वीप के कटने के बाद सी लेवल के बढ़ने की वजह से जो स्थलाकृति बनती है, मतलब जो प्रवाल भित्ति पनपी, उनको बोला गया परवलयाकार प्रवाल भित्ति। लेकिन हालांकि इन जो प्रवाल भित्तियों के पीछे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ये हर जगह पे खरा नहीं उतरता है। कुछ इसमें कमियां भी हैं, कुछ इसके पक्ष में भी प्रमाण बताए गए और कुछ विपक्ष में भी प्रमाण थे। तो पक्ष और विपक्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। तो सबसे पहले आप ये फिगर वगैरह बना लीजिएगा, हालांकि मैंने अभी मिटा दिया है, ये फिगर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग वीडियो को पीछे ले जाइएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो फिगर वगैरह बना लीजिएगा। अब आइए देखते हैं पक्ष में प्रमाण क्या है। पहली बात तो इन्होंने इसमें अवतलन को मान्यता नहीं दी है, अवतलन को मान्यता नहीं दी। इनके जो प्रवाल भित्ति में अवतलन को समझने की जरूरत, ऐसा लगता है कि अवतलन की जरूरत नहीं हुई, भूखंड का धसाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने सीधे सीधे बताया कि समुद्र तल की वजह से ऐसा हुआ है। तो अवतलन को मान्यता नहीं दी है, इसलिए इनका पक्ष में प्रमाण है। दूसरा है चबूतरों की गहराई। अब चबूतरों की गहराई की जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए जैसे इन्होंने बताया कि ये कुछ स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पर चबूतरा बन गया, ऐसे सी लेवल जब बढ़ता है तो चूँकि इन्होंने बताया कि एक प्लेन चबूतरे का निर्माण होता है, मतलब कि बिल्कुल फ्लैट तरीके से चबूतरे का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे इस तरीके की जैसे हुआ, तो देखिए चबूतरे के निर्माण को इन्होंने बता रखा है। तो ठीक है, चबूतरे की निर्माण बताया और उन्होंने इसकी गहराई भी बताई कि 30 से 38 फैदम के बीच में होता है। हालांकि ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो चबूतरों की जो गहराई होती है वो 30 से 38 फैदम तक मिल रही है, अर्थात डेली का जो हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है उसकी व्याख्या कर रहे हैं चबूतरों की गहराई, क्योंकि सी लेवल तक ही चबूतरों की गहराई बताई गई है। तो ठीक है, चबूतरों की गहराई जो है वो सी लेवल तक है, और सी लेवल मतलब कि ऐसा सी लेवल जो हिमयुग के दौरान का सी लेवल है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ तक है तो ठीक है, 30 से 38 फैदम तक यहाँ तक मिल रही है, तो चलो ठीक है, इनके पक्ष में प्रमाण हो गए। अब विपक्ष में प्रमाण की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि क्लिफ, इन्होंने बताया था कि क्लिफ बन जाती है। तो जब क्लिफ बनती है, लेकिन हालांकि ऐसा क्लिफ कहीं दिखती नहीं है। क्लिफ जो इन्होंने बताया था कि जो तटीय प्रवाल भित्तियाँ, मतलब कि जो प्रवाल भित्ति बनती है तो कटाव की वजह से चबूतरों में कुछ इस तरीके से क्या होती है, क्लिफ बन जाती है, क्लिफ। लेकिन हालांकि आप जब भी देखेंगे जहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है वहाँ पर क्लिफ का अभाव पाया जाता है। तो क्लिफ का अभाव पाया जाना और इनका बताना कि क्लिफ पाया जाना व्याख्या हो नहीं रही है, तो इनके विपक्ष में प्रमाण है। दूसरा, अवतलन की उपेक्षा। अवतलन की उपेक्षा की अगर जो हम बात करेंगे तो चूंकि मैं बताऊं कि मान लीजिए इन्होंने बताया कि 30 से 38 फैदम तक समुद्र की गहराई में यहाँ पर सी लेवल डाउन हुआ,
लेकिन अवतलन की इन्होंने उपेक्षा की। मान लीजिए यहाँ पर 150 मीटर के तक के आसपास तक जो प्रवाल भित्तियाँ पाई जा रही, नॉर्मल वे में हम ले रहे हैं, लेकिन अगर जो प्रवाल भित्ति कोई 300 मीटर तक से भी गहराई में नीचे पाई जा रही है तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? 300 मीटर तक वो कैसे पाई जा रही है? अर्थात कोई भूखंड धसा है, भूखंड के धसाव की वजह से ही, भूखंड के धसाव की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर इतनी गहराई में प्रवाल भित्तियाँ पाई जा रही हैं। अर्थात इसमें किसी तरीके से आप देखेंगे तो अवतरण की व्याख्या ना होना भी इनके विपक्ष में प्रमाण है, क्योंकि इन्होंने अवतरण की उपेक्षा की है। समुद्र की गहराई तो 30-38 फैदम बता दी गई, लेकिन प्रवाल भित्ति जो 300 मीटर की गहराई में पाई जा रही है वो कैसे पाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर तो 30-38 फैदम बता रहे हैं, लेकिन 300 मीटर की गहराई में नॉर्मल में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जा रही, लेकिन उसके अवशेष मिल रहे हैं। अर्थात कोई भूखंड धसा होगा और भूखंड के धसने के साथ साथ प्रवाल भित्ति भी धस गई होगी, तो इसीलिए वो इतनी गहराई में पाई जा रही है। अर्थात अवतरण की उपेक्षा करना भी इनका एक, कह सकते हैं एक तरीके से इनके विपक्ष में प्रमाण है। तट व प्रवाल भित्ति के बीच द्वीप का मिलना। अब देखिए, मान लीजिए जैसे मैंने बताया, ये कोई, मान लीजिए जैसे कोई ये कोई चबूतरा हो गया और ये कोई सी लेवल हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई इस तरीके से यहाँ पर प्रवाल भित्ति बनी और ये इस तरीके से कोई, ये मान लीजिए कोई द्वीप है और ये हो गई तटीय प्रवाल, मतलब बैरियर रीफ हो गई, और बैरियर रीफ और इसके बीच में कोई, इस फिगर के जरिए समझिए, इस फिगर के जरिए हम थोड़ा इसको दोबारा बना दे रहे हैं, इसके जरिए समझिए। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से था, अब इसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस जगह पर क्या होता था, यहाँ पर बैरियर रीफ बनती थी, यहाँ पर क्या होती थी, बैरियर रीफ बनती थी। अगर जो बैरियर रीफ और इस चबूतरे का निर्माण ही जब लहरों के कटाव की वजह से हुआ है और उसके बाद में प्रवाल भित्ति बनी है, तो यहाँ पे बीच में अगर जो कोई द्वीप मिल रहा है, बैरियर रीफ और भूखंड के बीच में कोई द्वीप अगर जो मिल रहा है, तो द्वीप कहाँ से आया? इस द्वीप कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि लहरों ने कटाव कर दिया है, तो लहरों ने कटाव किया तो ये द्वीप कैसे बच गया? इसको भी कट जाना चाहिए था। अर्थात इसमें इन्होंने बताया कि तट व प्रवालों के बीच में द्वीपों का मिलना भी इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बैरियर रीफ के बीच में कोई द्वीप मिल रहा है, तो चबूतरों का जब निर्माण हो गया और कोई स्थलखंड के पास में कोई द्वीप मिल रहा है, तो इसकी व्याख्या नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने बताया चबूतरा बन गया, ये पूरा कट चुका था, तो द्वीप कहाँ से आ गया? अर्थात इनके विपक्ष में प्रमाण है। दूसरा है चबूतरों का अधिक विस्तार। अब यहाँ पे बताया गया कि चबूतरों का विस्तार है, लेकिन मान लीजिए कोई चबूतरा 30 से 40 किलोमीटर तक लंबा है, तो सीधी बात है कि वो लहरों की कटाव की वजह से ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही, अर्थात वो लहरों की कटाव की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, तो वो उनकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि ये सीधी बात है कि ये लहरों की कटाव की वजह से ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कोई चबूतरा 30 से 40 किलोमीटर चौड़ा हो जाए। इसके पीछे हम कह सकते हैं कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे, इसमें डार्विन का भी सिद्धांत इसमें हम लगाएंगे, दोनों को जब मिक्स करेंगे तब चीज़ें बनेंगी। अब इसमें टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी वगैरह भी लगाएंगे और प्लेटों के खिसकने की वजह की जो हम समझेंगे, तब चबूतरों के निर्माण में योगदान मिल सकता है। हमें देखने को मिलेगा कोई चबूतरा बन गया, कोई भूखंड ऊपर उठ गया, चबूतरा बन गया, लेकिन ये किसी तरीके से लहरों की कटाव से 40 किलोमीटर लंबी कोई चबूतरा लहरों की कटाव की वजह से नहीं बन सकता है, तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाते, इस वजह से इसको मान्यता यहाँ पर देखेंगे तो इनके विपक्ष में प्रमाण है। चबूतरों का अधिक विस्तार, तो पक्ष और विपक्ष को जो हम देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि विपक्ष के प्रमाण जो मिल रहे हैं, ये डार्विन के अवतरण के सिद्धांत में ये कह सकते हैं ये चीज़ें मिलती हैं। और अगर जो हम कह सकते हैं एक तरीके से समुद्र के तल को भी घटा लीजिए, और दूसरी तरीके से जब हम देखेंगे तब हम इसमें समुद्र के तल को भी घटाइए और दूसरी तरीके से इसमें अवतरण भी कीजिए, दोनों को जब एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। और यही डार्विन और दोनों को जब पढ़ेंगे तो लगभग सभी प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। क्लिफ का अभाव है, डार्विन ने बताया था, अवतरण की उपेक्षा की गई, नीचे यहाँ पर पाया जाना, सीधी बात है कि किस लिए पाई जा रही, क्योंकि यहाँ पर गहराई में अवतरण हुआ है। तट व प्रवाल के बीच द्वीपों का मिलना, इसकी भी व्याख्या है। चबूतरों का अधिक विस्तार भी हम उसको समझ सकते हैं, प्लेटों के खिसकाव की वजह से हम समझ सकते हैं, तो वो समझ में आ गई बात है। तो दोनों को जब साथ में पढ़ेंगे तो उत्तर मिल जाएंगे। हालांकि ये सिद्धांत कई महीनों में ठीक भी बताता है, लेकिन कई जगहों पे इनके विपक्ष में प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसी तरीके समुद्र विज्ञान जो होगा, इसमें हम एक टाइड के ऊपर वीडियो बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है टाइड का वीडियो। तो हम ज्वार भाटा के ऊपर बनाएंगे, आखिर ज्वार कैसे आता है, भाटा की स्थिति कैसी होती है, और पूरा एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ में हम आपको पूरा जब बता देंगे तो एक तरीके से कह सकते हैं कॉम्पैक्ट तरीके से आपके पास एक हो जाएगा। सुनामी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, सुनामी कैसे आती है उसके ऊपर वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो हो जाएगा, ओशिनोग्राफी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और आप उसको देख करके अपने जो परीक्षा से रिलेटेड है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। उसी तरीके से मैं एक एक यूनिट खत्म करूँगा, इसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पे भी आएंगे और हर एक चीज़ बताएंगे आपको। तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझिएगा। और ये डेली का हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है,
बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न आता नहीं, कभी कदार पूछ लिया जाता है। इन डायग्राम के जरिए आप बताएंगे तो आप और अच्छे से अपना नंबर कह सकते हैं एग्जामिनर देने पर मजबूर हो जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस डेली के हिमनद नियंत्रण सिद्धांत से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक मर्रे का भी सिद्धांत है, हालांकि आगे मैं उसको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।